हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में जितने भी शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, तो जितने भी इम्पोर्टेंट हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें अशोक है। अशोक क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक के पिता का नाम क्या था, अशोक ने किस शासन किया, कैसे स्तंभ चलाए, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, हो सके तो हम एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। अगर पॉसिबल नहीं हो सका तो दूसरे वीडियो के लिए भी हम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। मौर्य काल का जो है ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, लेकिन हम इसे कुछ समझाना चाहेंगे। जो सिकंदर महान के बारे में सब लोग जानते होंगे, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण करेंगे, जो कि मैप के द्वारा हम बताएंगे। मैप के द्वारा चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से याद होती हैं, इसलिए मैंने उसका प्रयोग किया है। उसके बाद हम जो है इसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले मैप पे। सबसे पहले जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले नंद वंश की स्थापना थी मगध पे। मगध पे नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो किया था महापद्म नंद ने। उससे पहले जो था हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले जो है आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद तथा सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोशिश हमारी है फ्रेंड कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाए। फ्रेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूरोप, एशिया और अफ्रीका लिखा हुआ है। ये यूरोप है। सिकंदर जो है वो मकदूनिया का शासक था। उसके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड, फिलिप था। और वो कहाँ का शासक था, क्रोएशिया के मकदूनिया का। मकदूनिया से छोटे राज्य का राजा था। उसके दिमाग में एक जहन आया था कि मुझे पूरे विश्व को जीतना है, तो वो लमसम सभी को जीत लेता है। यूरोप में ये पूरे यूरोप को, वो पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, ये जो है पूर्वी यूरोप है, ये पश्चिमी यूरोप है, ये दक्षिणी यूरोप अफ्रीका को भी ये जीत लेता है। फिर एशिया के भी इस भाग तक वो विजित कर लेता है। इन सभी को जीतने के बाद उसे कोई बताता है कि पूरब में जो है एशिया में, एशिया तो उस समय नहीं रहता है, पूरब में एक भारत नाम का देश है जो भारत के वंशज है। यहाँ पे बहुत सी प्राकृतिक सुविधाएं हैं और यहाँ के शासक बहुत महान हैं। तो वो चाहता था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो सिकंदर को हरा सके। तो सिकंदर जो है सभी को छोड़ के भारत के लिए कूच कर जाता है। कूच करने के बाद उसका पहला सामना जो होता है भारत में, वो पंजाब के शासक पोरस के बीच होता है। ठीक है फ्रेंड, आइए अब हम लोग इंडियन के मैप से समझें। जब सिकंदर यहाँ पे पहुँचता है, पश्चिमी घाट पे यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ के राजाओं को वो उसके नाम सुन के जीत जाते हैं। ये जो है फ्रेंड, यहाँ से जो है वो सिंधु नदी निकलती है और यहाँ पे उसका समाहित हो जाती है। फिर यहीं से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस साइड से होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए सॉरी फ्रेंड, यहाँ से आकर पश्चिम बंगाल की घाटी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो है 5 नदियों का संगम है जो सिंधु नदी में आकर इस खाड़ी में गिर जाते हैं। 5 नदियों का नाम है झेलम नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी तथा एक और है सतलज नदी। ये सभी नदियाँ जो हैं यहीं से होकर गुजरती हैं और उनका उद्गम स्तंभ भी यहीं से है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देखिएगा ये 5 नदियों का समूह जो है पाकिस्तान में है। और पहले जो था इसे पंजाब के नाम से जाना जाता था। इसे पंजाब इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का समूह है, 5 नदियों का मिलन है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता था। जब सिकंदर यहाँ पे आया था तो इस पंजाब पे जो है किसका शासन था, पोरस का। तो उसका पहला सामना जो होता है वो पोरस से ही होता है। पोरस के युद्ध और सिकंदर के युद्ध को वेतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वेतस्ता किसके नाम से, वेतस्ता के युद्ध के नाम से, जिसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध बहुत ही घमासान युद्ध था। सिकंदर को लोहा चबाना पड़ गया पोरस को हराने के लिए, तथा वो बाद में जो उनके अनुयायी होते हैं, मतलब जो सहयोगी होते हैं, किसके, पोरस के जो सहयोगी होते हैं, पोरस के जो फ्रेंड रहते हैं आम्भी, वो उसके साथ छल कर देते हैं, जिससे पोरस जो है सिकंदर से हार जाता है। सिकंदर की महानता पोरस की महानता देखकर सिकंदर बहुत खुश होता है तथा उन्हें उनका राज्य वापस जीतने के बाद कर देता है। फिर सिकंदर जो है भारत की पूर्वी साइड के लिए कूच करता है, जहाँ पे भारत में किसका शासन रहता है, महापद्म नंद का। महापद्म नंद के अंतिम शासक घनानंद का शासक रहता है पूरे भारत पे। और इसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी घनानंद से युद्ध के लिए उसे ललकारता रहता है। तो जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो उसकी सेना इतनी नहीं रहती कि वो घनानंद से युद्ध कर सके। एरियन
जो कि एक इतिहासकार हैं, यूनान के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उस समय भारत के शासक इतने महान थे कि विश्व में उनके जैसा शासक कोई नहीं था। उसी को हराने के लिए सिकंदर यहाँ पे आया था, लेकिन उसकी सेना जो थी घनानंद की सेना से बहुत ज़्यादा कम थी। घनानंद के पास उस समय सेना जो थी वो 6 लाख थी, 6 लाख सेना थी, और इसके पास जो थी 1 लाख से भी कम सेना थी। लेकिन उसके अंदर साहस था। जब वो आगे बढ़ता है, कूच करता है युद्ध करने के लिए, तो उसकी सेना जो है डर कर इससे जो है माफ़ी मांग लेती है। तो इस बात पे सिकंदर दुखी होकर कहता है, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस बात पर जो है वो बहुत ही दुखी होता है सिकंदर। और कौन सी नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 लाख का क्वेश्चन फ्रेंड आया था करोड़पति में कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो उस नदी का नाम है ब्यास नदी। उस नदी का नाम है फ्रेंड ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया था उसकी सेना ने। उसके बाद जो है सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहता है तथा यहाँ पे 2 नगरों का स्थापना करता है। एक नगर का नाम अपने घोड़े के नाम पे रखता है जिसका नाम रहता है बुकेफला। बुकेफला जो है उसके घोड़े का नाम रहता है सिकंदर का। आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इसका विस्तृत रूप बताएंगे प्राचीन काल को, जो कि एनटीपीसी के सिलेबस को कवर करने के बाद ये वीडियो आएगा, तब हम आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब क्लियर हो जाता है, बुकेफला नाम रखता है और दूसरे नगर का नाम रखता है सिकंदरिया, जो अपने नाम पे रखता है। सिकंदरिया और बुकेफला 2 नगरों की स्थापना करता है। एक नगर जो है सिंधु नदी पे सिकंदरिया का करता है, बुकेफला का स्थापना जो है झेलम नदी के किनारे करता है। और ये उत्तर के जो क्षेत्र है, जो उत्तर का क्षेत्र है, ये सब ये अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे देता है। क्यों? क्योंकि सिकंदर की जो है 2 पुत्रियां रहती हैं, उसके कोई पुत्र नहीं रहते हैं। और सेल्यूकस निकेटर की भी 2 ही पुत्रियां रहती हैं, जिसका एक शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, जिसका नाम रहता है हेलेना। तो इसके बारे में हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से सिकंदर जब वापस जाता है तो अंतिम युद्ध जो होता है वो पाटल राज्यों के बीच होता है और उनके बीच बहुत घमासान युद्ध होता है। सिकंदर जीत जाता है तथा जाते वक्त बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये सिकंदर का जो है इतिहास खत्म हो गया। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे विचार से। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा 1 टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का काल सब खत्म हो गया। भारत पे जो था वो किसका शासन था? घनानंद का था। चाणक्य जो थे मौर्य वंश के मंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को इतना साहस दिया था कि वो इस युद्ध में विजित कर पाए और घनानंद के समीप लड़ सके। शुरू में मौर्य वंश को जो है शूद्रों का वंश माना गया, लेकिन बौद्ध इतिहासकारों में चाहे उसकी लिपियों में लिखा गया है कि गोरखपुर में मौर्य वंश के राजपूत भी रहते हैं। इसलिए माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो राजपूत है, लेकिन यह क्लियर करना सही नहीं है। बहुत से इतिहासकारों में इसका मतभेद है। ठीक है फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो पर्ण थी। इसको ध्यान दीजिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ये सभी बता देंगे फ्रेंड, अभी हम इसको भी समझाएंगे। मुद्रा राक्षस का लेख कौन था? विशाख दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पयादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। अशोक भी था। अशोक जो है फ्रेंड मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे महान शासक मौर्य वंश का जो था वो अशोक था। अशोक के समय काल में ही सबसे ज़्यादा मौर्य वंश विस्थापित हुई तथा बहुत से देशों में फैली। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 13वें शिलालेख में उसके बताया जाता है, मैं बताऊंगा, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्योंकि उसमें 1 लाख लोगों का वो वध कर देता है तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लेता है। इससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सांची स्तूप जो है बौद्ध के लिए बनाया गया सबसे बड़ा स्तूप है, जिसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि बौद्ध और जैन धर्म में इसके पीक दिखाए गए हैं और आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। कारुवाकी जो थी अशोक की फेवरेट वाइफ थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, अभिलेख जो है अशोक के सबसे महान है, सबसे, एक बार आपको बता देते, अशोक जो है बिंदुसार का लड़का है
और अशोक के अभिलेख इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये आपको हम बताना चाहेंगे। अशोक के 3 अभिलेख हुए। वो पहाड़ों को काटकर अभिलेख बनाया जाता था, आयताकार काटकर अभिलेख बनाया था। अशोक ने 3 अभिलेख बनवाए थे जो इस प्रकार थे। सबसे बड़ा अभिलेख जो था उसे शिलालेख कहा जाता था, जो छोटा था उसे लघु शिलालेख कहा जाता था, और जो तीसरा था उसे स्तंभ शिलालेख कहा जाता था। ये जो है शिलालेख है, ये लघु शिलालेख है और ये स्तंभ शिलालेख है। इस शिलालेखों का प्रयोग अशोक इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बातों को करने के लिए, अशोक अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जनता को सापेक्ष रूप से मेरी बातों का पता चले। जैसे मान लीजिए जिला राज्य है तो राज्यों में सभी लोग जाएंगे, मान लीजिए कहीं भी अगर विजिट करना है किसी दूसरे राज्य में तो वहाँ पे जाएंगे, तो उस समय प्रांत हुआ करते थे। तो प्रांतों में जो है शिलालेखों का प्रयोग होता था, जिला में जो है लघु शिलालेखों का प्रयोग होता था, और गांव में जो है स्तंभ शिलालेख का प्रयोग होता था। भारत में अब तक 14 शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए हैं जो 8 जगहों से मिले हैं। लघु शिलालेख 13 प्राप्त हुए हैं तथा स्तंभ शिलालेख 8 के लमसम प्राप्त हुए हैं। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अभी बहुत ही खुदाई होगी तो उसमें भी मिलेंगे। तो शिलालेखों का अशोक का यह तात्पर्य था कि वह अपने शासन को जनता के रूप में सापेक्ष रूप से दर्शाए और बता सके कि उसकी जो राजा हैं उसके मन विचार में कौन सी बातें हैं, किस प्रकार से वो राज्य शासन करना चाहता है, लोगों को किस काम को करने के लिए मनाही है। ठीक है फ्रेंड, यही कार्य था कि अशोक के शिलालेखों को इतिहासकारों ने बहुत ही उच्च स्थान दिया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मैंने सिकंदर के बारे में फ्रेंड बता दिया, लेकिन आपको मेगास्थनीज के बारे में नहीं बताया। थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। मेगास्थनीज जो है यह यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था तथा किसके शासनकाल का था? तो सिकंदर के तथा सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति रहता है। उसी के कहने पर मेगास्थनीज जो है भारत आता है, और किसके शासनकाल में भारत आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर भारत पे मौर्य वंश की नींव डाली, तथा इसी के समय जो वो भारत आया तो 7 जो है श्रेणियों को बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति। अर्थशास्त्र आज जो पढ़ा जाता है अर्थशास्त्र, उसमें रुपये और धन के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन कौटिल्य ने राजनीति के बारे में लिखा। उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब होता है राजनीति। उस समय आज जो है वो पैसों के बारे में बात की जाती है। कौटिल्य के 3 नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य तथा विष्णु शर्मा। 3 नामों से इसे जाना जाता है। नीतियाँ पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त। मौर्य पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ियों का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। आइए हम आपको जूनागढ़ दिखाते हैं कहाँ पर है। जूनागढ़ जो है ये पूरे गुजरात में यहाँ पर स्थित है, इसे जूनागढ़ कहते हैं। यहीं से रुद्रदामन जो हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, पुष्यमित्र के समय के उपरांत 200 साल बाद उसका उदय होता है। उसी के समय पता होता है कि पश्चिम में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं के मगध का सम्राट बताया है वो है भाव स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और प्रथम शासक कौन था? वो महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था प्रथम शासक था, घनानंद जो था अंतिम शासक था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। और जैन धर्म में बौद्ध धर्म में कौन था? विक्रमशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज वही जो राजदूत था यूनान का। इंडिका इसने एक पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्य काल के राजाओं के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार जस्टिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर मतलब उसके सीमा में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे, तथा इस पूरे सेना के द्वारा
चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को विजित कर लिया था। पूरे भारत को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित कर लिया था फ्रेंड। कितने से? 6 लाख इतनी सेना उसके पास थी। आप सोचेंगे कि इतनी सेना वो रखता कैसे था, तो वो इतनी सेना उसके पास नहीं थी। 16 महाजनपदों में विभक्त था और सभी महाजनपदों में उसका राज था। तो इसी तरह सेना विभाजित थी। जब उसे किसी से युद्ध करना होता था तो वो बुला लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसको देख लीजिए, चंद्रगुप्त ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, जो है पाटलिपुत्र या चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उत्तर के शासन को नहीं जीता। उत्तर पश्चिम शासन ये जो है सेल्यूकस निकेटर रहता है, जो कि सिकंदर का सेनापति रहता है, उसके हाथ में रहता है। उसे अपने देश में मिलाना रहता है, इसलिए वह 500 हाथियों के उपलक्ष्य में ये पूरे ज़मीन को अपने हवले कर लेता है। सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको हाथियाँ बहुत पसंद थी तथा उपहार के रूप में उन्हें 500 हाथियों देकर इस सीमा को अपने में मिला लिया। तथा बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से खुश होकर उससे युद्ध किया, जिसमें वो पराजित हुआ और भारत के चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी हेलेना के साथ शादी कर दिया। ठीक है, ये जो भी प्रशासन दिख रहा है ये अशोक के कालक्रम का है। मैं दिखा दिया आपको इसलिए क्योंकि अशोक महान है और इसी से मैं सोचा कि आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, ये मैप मैंने लगाया था कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये जो है शिलालेख अशोक के समय बनाए गए शिलालेख हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आप एक बार देख लीजिए। सभी शिलालेख और मूर्तियां जो हैं अशोक के समय बनाई गई हैं और प्राप्त हुई हैं प्राचीन काल से। ये जो है सिक्के इस तरह के बनाए जाते थे, आहत सिक्के होते थे। इसे ढालकर नहीं बनाया जाता था। जो लोहे या सोने चांदी जिस भी सिक्के होते थे उसके ऊपर मोहर के द्वारा ठप्पा लगाया जाता था और जो चिन्ह था उसके ऊपर बनाया जाता था। इसे चोट पहुंचाकर बनाए गए सिक्कों को ही आहत सिक्का कहा जाता है। ये मूर्तियां जो हैं चंद्रगुप्त के समय प्राप्त हुई हैं, मौर्य साम्राज्य आज के समय ही। मैंने लगा दिया कि आपको सही लगेगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। अब तक 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, जिसमें 13वें में उसके कलिंग युद्ध के बारे में मालूम चलता है। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। आज के समय में उड़ीसा में जो है कलिंग पड़ता है और इसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। उड़ीसा कहाँ है? तो उड़ीसा ये है फ्रेंड, ये उड़ीसा है। यहीं पे जो है कलिंग का युद्ध हुआ था है, जिसमें अशोक ने, मैंने आपको पहले बता दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और कर्नाटक चला जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। 298 से 273 तक बिंदुसार का था और 273 से आगे तक जो है फ्रेंड वो अशोक का शासनकाल था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारतीय लेखनों की कला नहीं जानते थे, या किसकी रचना थी? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत लिखने की कला नहीं जानते हैं। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र में ही शूद्रों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में ही 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। स्त्रियों तथा वैश्यों के बारे में भी अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है तथा उसमें राजाओं को ये बताया गया है कि सभी राजा जो होते हैं उनको अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 15 प्रकार के तथ्यों हैं। अधिकरणों की संख्या कितनी है? वो 15 है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस लिखे हैं। विशाखदत्त एक लेखक थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस कृत की रचना की है तथा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत बारे में बताया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मगध को ही कहते हैं। पाटलिपुत्र आज जो है वो पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। बहुत से भाषाओं में वो मगधी का भी प्रयोग किया गया है लेकिन प्राकृतिक है। प्रथम भारतीय सम्राट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य नारा द्वारा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। कालसी में उत्तराखंड में एक शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप जो कि अशोक का बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? जेम्स प्रिंसेप जो था प्रथम अंग्रेज था जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, आप जान सकते कौन है वो? चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इसके कुल के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से इसके शासन हुए।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तथा 298 ईस्वी तक रहता है। उसका पुत्र जो है बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। इतिहासकारों ने बिंदुसार को 9 नाम दिए गए हैं, संबोधित किया है, जिसमें से सबसे फेमस जो है अमित्रघात है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार का लड़का अशोक है। अशोक इतना क्रूर माना जाता था शुरुआत में कि उसने अपनी राजगद्दी के समय 99 भाइयों को काटकर, यानी कि 99 भाइयों की वध कर कर गद्दी पर बैठा। अशोक को जो है सबसे पहले गद्दी जो है 273 ईसा पूर्व में ही हो गई थी, लेकिन उसके जो भाई थे वो 99 भाई जो थे उसकी एक माताओं से नहीं थे। बिंदुसार की कई पत्नियां थीं। कई पत्नियों में से जो उसकी बहुत सी पत्नियां थीं जिनके बहुत लड़के थे, तो वो सभी उसके सौतेले भाई थे जो राजगद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो वो पूरे मिलाकर 99 भाई थे, इसको लेकर 100 थे। तो ये अपनी गद्दी पर बैठने के लिए उन 99 भाइयों का वध किया तथा गद्दी पर बैठा। इसलिए अशोक को जो है बहुत ही क्रूर और महान माना गया है कि इसके तरह महान शासक उस समय कोई नहीं था। 99 लोगों को मारना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बाद इसका राज्याभिषेक जो है वो 69 ईसा पूर्व में होता है। 269 ईसा पूर्व में दोबारा इसका राज्याभिषेक होता है अशोक का। उसके बाद जो है इन्होंने कलिंग पर विजय जो है 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग के विजित के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये 1 लाख लोगों का मर्डर कर देते हैं, यानी हत्या कर 1 लाख लोगों की हत्या तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लेते हैं। इस सभी मृत्यु को देखकर उनका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है और वो कर्नाटक चले जाते हैं तथा बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इनके अनुयायी जो मास्की अभिलेख अशोक का, पुराण अशोक वर्धन, ब्राह्मी लिपि प्रियदर्शी, अशोक के उत्तराधिकारी जो थे इतने थे, आप देख लीजिएगा। दशरथ, संप्रति, सालुसुक, जो कि हम बता दें अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कुणाल थे। ठीक है फ्रेंड, और ये अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं।